वृंदावन जो कॉरिडोर है उसकी खासियतों के बारे में बात हो रही है, उसकी खासियत या प्रोज और कॉन्स जो भी कह लीजिए, दोनों पक्ष कह रहे हैं। क्या है खासियत, क्या कहा गया है, दावा क्या है, वो जल्दी से हम आपको बताते हैं। इसमें जो लागत लगेगी, अनुमानित लागत है, जो खर्च है, वो है लगभग 650 करोड़ का जो कॉरिडोर बनेगा और एरिया कवर होगा 5 एकड़ का। और जो घर हैं, जो मकान है पुराने, उनका अधिग्रहण जो होगा उसकी संख्या 285 के करीब है। मुख्य सड़क मार्ग जो है वो 4 बनाई जाएंगी, 4 सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्य तौर पर सड़कों की जो चौड़ाई है वो 20 से 50 फीट तक होगी। काफी चौड़ी सड़कों का प्रपोजल है इसमें। और बांके बिहारी कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। निचली मंजिल की बात करें तो 11,300 वर्ग मीटर होगा और ऊपरी मंजिल जो है उसका एरिया होगा 10,600 वर्ग मीटर। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर होगा। अब हम जरा इस तरफ आते हैं अभिषेक जी। काफी देर से आपने सुना, सारे पक्ष सुने। लीगली सरकार के सामने क्या चुनौती ये पेश कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि भाई ये पूरा भूमाफिया तक की बात आ गई, जमीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण तक के आरोप लग गए। तो कानूनी तौर पर यह मामला कहां उलझा हुआ है और क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में गोस्वामी परिवार जो है इस लीगल लड़ाई को एक प्रॉपर्टी की लड़ाई के रूप में देख रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी। बांके बिहारी जी का स्टेटस जो है वो डिटी का स्टेटस है, जो माइनर या बेनिफिशियरी का स्टेटस है, जो सेवादार हैं, हेरिडिटरी है, सारे लोग सेवा कर रहे हैं, उनका स्टेटस ट्रस्टी का स्टेटस है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसे कोर्ट कहती है, उनको करने का अधिकार शुरू से इन्होंने ही किया है, यही करेंगे। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में सेक्शन आर्टिकल 25 और 26 में जो है सरकार के पास पूरा अधिकार है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सारी चीज गवर्नमेंट गवर्न कर सकती है, सरकार सारी चीजें गवर्न करेगी जी। अब ऑर्डिनेंस पर आते हैं। प्राइमा फेसी ऑर्डिनेंस में कोई कमी नहीं है, प्राइमा फेसी ऑर्डिनेंस में कोई कमी नहीं है। और अगर कोई कमी रहती तो प्राइमा फेसी कोर्ट उसको नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत चोरी छुपे सरकार इसमें घुसने की कोशिश कर रही है। ये तो बोलने की बात है, ये तो आपका विचार है। आप चाहते थे वाइडर कंसल्टेशन हो। हाँ, हमेशा डिजायरेबल होता है, इसमें डाउट नहीं है कि वाइडर कंसल्टेशन हमेशा डिजायरेबल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। क्यों नहीं हो पाया? डाउट नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों नहीं हो पाया? मतलब वो कंसल्टेशन क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इस बात का जवाब कि वाइडर कंसल्टेशन क्यों नहीं हो पाया, या सरकार ने सोचा कि कितने लोगों से कंसल्ट करें, क्या रेलेवेंट है। रजत जी, अब तो ये बात है कि भाई सेवा करने का अधिकार तो गोस्वामी परिवार के पास ही रहेगा। ना, ये जो आप कह रहे हैं करके लेते, एक करके गलत कह रहे हैं। ये जिस ऑर्डिनेंस की बात आप कर रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट को पढ़िए। It cannot be on the basis of the पढ़ना बहुत जरूरी है। Essential religious practice उन ancient temples का भी है जो 200 साल पुराने, उन कुंज गलियों का भी है, समाधियों का भी है, ASI protected temples का भी है। You cannot desecrate them just to beautify one temple. That is it's not about beautifying one temple. It is getting on to the core of the place. No, you are unnecessarily misleading the people at large. मुझे लगता है हिंदी में on to the core of the place. It is अभिषेक जी, हिंदी में हमारे दर्शक हिंदी के हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोलना कि एक मंदिर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, दूसरे को नहीं, ये गलत बात है। किसी भी अगर आप बनारस जाते हैं तो बनारस में जो मुख्य मंदिर है वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है। आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन और काशी में बहुत अंतर है। मंदिर है, वृंदावन और काशी में भी नहीं है। देखिए, एक मैं लौट रहा हूं, पहला सवाल तो आपने जो ऑर्डिनेंस की बात करी, कि अगर सेवा का अगर समस्या मंदिर की हो रही है, मंदिर की हो रही है जी, एक ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, किसी की आवाज कॉरिडोर है तो किसी ने। रजत जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सेवा का अधिकार गोस्वामी परिवार के पास ही रहता है तब भी क्या आपत्ति? कैसे? मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो ऑर्डिनेंस है, आपने इसकी ड्राफ्टिंग पढ़ ली? इस ड्राफ्टिंग के तहत सुन लीजिए, आपने बोला कि गोस्वामियों के जितने भी सेवा पूजा के अधिकार है वो उनके पास होगा, जबकि ये ड्राफ्टिंग के अंदर ये मेंशन है कि सरकार इसमें घुस गई है। भाई, ये जो 18 लोग हैं, ये 18 लोगों का एक न्यास बना दिया गया, जिसके ऊपर आपने एक एसडीएम को बैठा दिया गया या एडीएम फॉरवर्ड जो भी है, सरकारी तबका है। ये 18 लोगों की नियुक्ति सरकार क्यों करेगी? किस अधिकार से करेगी? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं सरकारी अधिवक्ता
कि मंदिर के अंदर एक प्राइवेट न्यास बना दिया गया, तो ये प्राइवेट कहां रह गया? 7 लोग पदेन हैं जो सरकार के सारे बड़े अधिकारी हैं। कौन ऐसा सिंगल वन पर्सन है जो डीएम और एसपी के सामने अपनी बात रख सकेगा? कौन होते हैं डीएम और एसपी इसके अंदर आने वाले? सुन लीजिए। और इसके बाद में 9 लोग। मैं समझना चाह रहा हूं आपकी बात। आपका ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसके तहत केवल और केवल पहले बाकी गोस्वामियों का उनके बाद में उसी तर्ज पर जो सुप्रीम कोर्ट में 197 मंदिर के लिए सरकार ने एफिडेविट दिया है, उनका भी नहीं। तो इसको सरल भाषा में कहें, इसको सरल भाषा में कहें मृदुल जी कि अगर उस बोर्ड में उस जो मेंबर्स हमने बताया उसमें गोस्वामी परिवार की संख्या बढ़ जाएगी तो आपत्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन आएगा क्यों? बात आ जाती है। सवाल ये है अगर नंबर्स बढ़ा दिए, मान लीजिए 2 की जगह मान लीजिए मंदिरों का अधिग्रहण करना है जजमेंट को हथियार की गोस्वामी परिवार के सदस्य से ये बताइए, बात आ जाती है कि मंदिर हमारा, सेवायत हम, अंदर जाने के राइट हमारे। आप कौन होते हैं हमारी नियुक्ति करने वाले? दूसरी बात आप समझिए, आपका मेरी बात, आप सिर्फ सुन लीजिए मेरी बात। सेवा कर रहे हैं भगवान की, परंपरागत रूप से मंदिर भगवान शिष्य का, परंपरा आप है सेवादार का प्रावधान कर रहे हैं। सुन लीजिए, हमारे यहाँ मंदिर के अंदर गुरु शिष्य परंपरा की व्यवस्था है। आप कौन होते हैं उसको तोड़ने वाले? आप लोग कौन होते हैं कि मंदिर के फंड्स में आप 20,000 रुपए, 20 लाख रुपए से ऊपर का जो फंड्स होगा उसको तत्कालीन सरकार से अप्रूवल कराना पड़ेगा। लड़ाई आप बताएंगे लड़ाई कि बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर रजत जी, अच्छा रजत जी एक चीज उस पर हम आएंगे, हम बताने वाले। रजत जी, मृदुल जी एक चीज बताइए कि फलाहारी जी और गोस्वामी जी ये आपसे इधर क्यों खड़े हैं? फिर पहली बात तो मैं मतलब आपको क्या लग रहा है कि इनको क्या लाभ मिल रहा है इसमें? रवि जी मेरे को अगर जहां तक अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट की वजह से सब मैं ये कह रहा हूं, एक तर्क की बात, एक तर्क की बात है, इसका मैं एक लाइन बोल देता हूं, एक ही जगह से एक ही भाव के लोग एक विषय पे अलग क्यों हैं? इनको क्यों लगता है कि कॉरिडोर बनेगा तो लोगों का फायदा होगा? के समय में भी सुनिए, रामायण के समय में भी राम थे, रावण थे और एक विभीषण थे। तो आप क्या कह रहे हैं इनको? विभीषण तो हर समय रहेंगे, विभीषण कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं, आप समझिए, विभीषण तो हमेशा रहेंगे। और दूसरा आगे सुनिए, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर रहे, अब तो बोल लिया ना, पृथ्वीराज चौहान जैसे रहे, उत्तर ले लीजिए, सुनिए, पृथ्वीराज चौहान आप समझिए, अरे वो आप समझिए राम के पास भाई, जयचंद भी, वो तो विभीषण राम के पास इतनी बढ़िया बात कही, ये क्यों खड़े हैं? अगर मुझे ये क्यों खड़े हैं? क्या किसी को ये पता है कि इस कॉरिडोर की नींव कैसे रखी गई? और एक मिनट रुकिए। अच्छा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, काफी देर, अरे फलहारी जी, अरे रुकिए एक मिनट, फलहारी जी काफी देर से चुप है। और विभीषण ने रावण को मारा, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। और जयचंद ने क्या किया? जयचंद ने क्या किया? नहीं ठीक है, नहीं जयचंद ने, अब आप इतिहास में इतना ज्यादा आगे मत जाइए। चलिए ठीक है फलहारी जी, सुना आपने, एक मिनट, अगर सुना आपने, सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का, इसके लिए काम कर रहे हैं आप, जयचंद जी सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का। फलहारी जी ये बताइए कि अब तो सुन, जयचंद, आप विभीषण छोड़ दीजिए, जयचंद में आ जाइए। चलिए आप विभीषण की बात करो, अरे जयचंद में आ जाइए। विभीषण की बात करो, विभीषण को आत्मलोकन की आवश्यकता है। एक मिनट, आपका सवाल इतना बढ़िया सवाल कि आपने मुझे ये बताइए, दो लोग विरोध में क्यों हैं? मुझे ये बताइए, मैंने यही पूछा, यही सवाल, आपने सुन लिया कि क्या विचार है? विरोध में नहीं उनके, नहीं ठीक है, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। नहीं आपको मैंने बहुत मौका दिया, आप दूसरों को मौका दीजिए। एक मिनट दीजिए, नहीं 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। चलिए, ये विरोध ही मेरे को किया जा रहा है, हाँ। इसलिए मुझको ये देना जरूरी है जवाब। मैं इनके विरोध में नहीं था, रजत गोस्वामी और हम साथ साथ लड़ाई लड़ी है, जब तक न्यास नहीं आया है हम साथ साथ थे। पूछो न्यास आने के बाद ऐसा क्या हो गया? ठीक है, आपने बोला मुझे न्यास में लो, अरे मैं उसमें पद रहना चाहता हूँ। आपने सिर्फ एक मेंबर मैं चाह रहा हूँ, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि प्रश्न उनसे हो रहा है, आपने खुद बोला है, मुझे लगता है उनको उत्तर देना चाहिए। लेकिन जवाब देखिए, पूरा परिवार 400 लोगों का परिवार, आदमी औरत बच्चे, 75 दिनों से औरतें वहां पर जो है धरना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर कर रही हैं शांतिपूर्वक तरीके से।
सरकार के लोग आकर के उनको धमका रहे हैं, ठीक, सरकार पे आरोप आप लगा सिर्फ रहे अकेले एक तरफ खड़े हो रहे हैं और ये 400 लोग गलत हैं। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है। प्रश्न ये है आपसे, शेम, ये गलत चीज है। अगर आपको प्रबंध कमेटी से कोई प्रॉब्लम थी तो रजत गोस्वामी 2016 से लेकर अब रुकिए, नहीं आपको मैंने 1 मिनट दिया, आप चुप हो जाइए। हाईकोर्ट के चक्कर रजत जी इस बहस में देखिए, इस बहस में हमें व्यक्तिगत होने की जगह रजत जी मुझसे बात करें। रजत जी 1 मिनट, दिनेश जी रुकिए। रजत जी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रजत जी आपको नहीं पता, आपसे बैठ के बात करिए। रजत जी 2017 से किस तर्जों पर सरकार ने लोगों को भ्रमित करके ये ऑर्डिनेंस हम विषय से भटक रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं, मैं विषय से भटक रहा हूं। हमारा विषय इससे बड़ा है, आपके व्यक्तिगत क्या विचार एक दूसरे के प्रति, उससे कहीं बड़ा विषय बांके बिहारी का है। इसलिए मैं एक लंबे समय से लिटिगेशन कर रहा हूं। 2017 से प्रबंध, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बदली है, मंदिरों के अधिग्रहण के लिए चलिए ठीक है, शुरू हो गई। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार बदलने से फर्क पड़ा। फलारी जी बहुत देर से आप चुप है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक आरोप आया कि ये पॉलिटिक्स, रवि जी सरकार बदली और इस पर राजनीति तेजी से हुई। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो एक तरीके से कह रहे हैं कि आप सरकार के साथ खड़े, तो सरकार के आदमी हुए ना भाई। देखिए, हमने पहले आप उस राजनीति का हिस्सा हुए, उनका आरोप है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें मांग की थी कि ब्रजभूमि के जितने भी मंदिर हैं सबका प्रबंधन उनके पुजारियों को रहना चाहिए, पैसा पुजारियों को लेना चाहिए, लेकिन कॉरिडोर इसलिए बनना आवश्यक है कि वहां पर रास्ते छोटे छोटे हैं, भीड़ का दबाव रहता है, इसलिए कॉरिडोर बनना। और जो सोशल मीडिया के आप कमेंट्स देख लीजिए, सभी चाहते हैं कॉरिडोर बने, क्योंकि सभी चाहते हैं वहां भक्त आराम से दर्शन करें, क्योंकि जब भीड़ का दबाव होता है, छोटे छोटे बच्चे दब जाते हैं, आदमी दब जाते हैं। चलिए ठीक है।